everyone, hope you're doing well. Hi, this is Ritu Naman Hokmani. Basically, I'm a chartered accountant by profession and in addition मैंने CS and LLB भी किया है. पढ़ना और पढ़ाना दोनों शुरू से मेरी हॉबी रही है एंड बीइंग अ कीन लर्नर मैंने ये नोटिस किया है थ्रू आउट मेरी पढ़ाई के कि बीइंग स्टूडेंट्स हम बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लॉ पढ़ रहे हैं तो हम लॉ के प्रोविजंस को याद करना चाहते हैं, हम उन्हें रटना चाहते हैं. सेक्शंस हैं तो हम सेक्शंस को रटना चाहते हैं. कोई लीगल लैंग्वेज है तो हम उसे याद करना चाहते हैं. हम कभी ये नहीं सोचते कि क्यों ना हम उसको समझें, क्यों ना हम ये रियलाइज़ करने की कोशिश करें कि वो चीज़ आई कहाँ से, वो प्रोविज़न बना क्यों, उसका ओरिजिन क्यों हुआ. तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं और जिसे हम इग्नोर करते चले जाते हैं. एंड इसी के कारण हम प्रोफेशनल्स बन जाते हैं कई बार, बट हमें कोर बेसिक्स ही नहीं पता होते. सो उसी प्रॉब्लम को रियलाइज़ करते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक चेन ऑफ यूट्यूब वीडियोस बनाएं जहाँ पर हम अकाउंट्स, लॉ और सिमिलर सब्जेक्ट्स के कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करें जो कि हमें हमेशा परेशान करते हैं और ये समझने की कोशिश करें कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है. प्रोविज़न हर कोई पढ़ता है, लेकिन उस प्रोविज़न को इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए ताकि इट नो मोर रिमेन्स अ चैलेंज. सो आपके चैलेंजेस अब मेरे चैलेंजेस होंगे एंड उसी इंटेंशन के साथ अब आगे जो भी चेन ऑफ वीडियोस मैं बनाऊंगी वहाँ पे मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक को आपके लिए बहुत आसान बना दूँ. एंड इन केस आपको कोई भी टॉपिक है जो परेशान करता है तो यहाँ की कमेंट सेक्शन में आप वो टॉपिक का नाम मुझे लिख के दे सकते हैं एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस पर एक अमेजिंग सा वीडियो बनाऊँ जहाँ पे सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं. एंड बस यही मेरा इंटेंशन रहेगा. सो ऑन दैट नोट, have a good day, take care, bye bye. And not to forget, if you like my videos, do show some support and do not forget to like, share and subscribe. Hey learners, hope you're doing well. This is my first YouTube video and to start with, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट की जिसका नाम है मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर. वेल, विथ दिस आई एम प्रीटी श्योर कि हम में से कई लोग आज तक यही समझते होंगे कि इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है. मेंबर मतलब शेयर होल्डर और शेयर होल्डर मतलब मेंबर. सिनोनिम्स, वेरी सिंपल. बट ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है मतलब डिफरेंस तो है. अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास कोको कोला के 1000 शेयर्स हैं तो उन 1000 शेयर्स होल्ड करने के कारण क्या आप कोको कोला के मेंबर कहलाएंगे या फिर शेयर होल्डर? हार्ड टू टेल. 1000 शेयर्स हाथ में हैं, इससे ये तो हम समझ सकते हैं कि हम शेयर होल्डर तो हैं, पर क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है ये समझने के लिए या फिर ये आइडेंटिफाई कर पाने के लिए कि हम मेंबर है या नहीं? अच्छा, मेंबर है भी तो क्या कोको कोला के मंथली प्रोडक्शन में से हर बार 100 कोको कोला की बॉटल्स क्या हमारे घर पे डिलीवर होती हैं? या फिर मार्केट में से अगर हम कभी भी कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए जाएं तो क्या कोको कोला हमें फ्री में मिलती है? नहीं. तो फिर क्या? अगर डिज्नी के शेयर्स है हमारे पास तो क्या उसका मतलब ये है कि डिज्नीलैंड के फ्री पासेस आपको मिल गए, आप कभी भी फ्री में डिज्नीलैंड जा सकते हैं? ऐसा भी नहीं है. तो फिर क्या है? क्या होता है मेंबर होना, क्या होता है शेयर होल्डर होना, किस तरीके से ये डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है इनमें? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच नीड्स टू बी आंसर्ड एंड इन ऑर्डर टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस आज हमने ये वीडियो क्रिएट किया है. सो लेट्स गो अहेड. ओके, सो अब इस टॉपिक पर एक अच्छी ग्रिप बनाने के लिए हमने इसको 4 पार्ट्स में ब्रेक किया है जिनको हम फेज वाइज पढ़ेंगे. पहला पार्ट है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन. दूसरा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया.
लीगल राइट्स एंड फाइनली लाइन ऑफ डिफरेंस। सो किसी भी चीज़ को, किसी भी शब्द को, किसी भी कंसेप्ट को समझने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि हम उसके ऑर्डिनरी मीनिंग को समझें। ऑर्डिनरी मीनिंग समझ लिया, अगर वो अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर अगर उस कंटेक्स्ट में उस चीज़ की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है तो इट इज़ बेटर टू रेफर टू दैट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंसेप्ट एंड मीनिंग। सो उसी तरह से अगर हम ये कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो लेट्स रेफर टू देयर डेफिनेशंस। सो अगेन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मेंबर की डेफिनेशन तो है पर शेयर होल्डर की डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं है। सो सिंस शेयर होल्डर की हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है तो फिर हमें उसे उसके जनरल मीनिंग से ही समझना पड़ेगा, जो कि ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद के बैठा है या फिर उन्हें होल्ड करता है, तो mere holding of shares के कारण, by virtue of mere holding of shares of that company, that person shall be called a shareholder in the company. Suppose ABC Limited एक पब्लिक कंपनी है, उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। मुझे इन्वेस्टमेंट करना था, मैंने स्टॉक एक्सचेंज से जाके अपने ब्रोकर के थ्रू 100 शेयर्स ABC लिमिटेड के खरीद लिए। तो अब मैं कौन हुई? मैं हूँ ABC लिमिटेड की शेयर होल्डर। सो हर वो व्यक्ति जो कि किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है वो उसका शेयर होल्डर कहलाता है। सो ये था हमारा शेयर होल्डर का कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अब अगर हम बात करें मेंबर की, तो मेंबर एक प्रॉपरली डिफाइंड टर्म है जिसकी डेफिनेशन हमें मिलेगी सेक्शन 2 क्लॉज 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो ये सेक्शन किस तरीके से डिफाइन करता है मेंबर को? ये सेक्शन मेंबर को 3 टुकड़ों में बांटता है। इसके हिसाब से 3 कैटेगरी के लोग मेंबर कहलाने के लायक होते हैं। तो मेंबर कौन है? अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो इसके हिसाब से हमारा जो मेंबर है उसे हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब भी एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना पड़ता है तो उसे अपने 2 डॉक्यूमेंट्स MOA और AOA बनाने पड़ते हैं। सो वो लोग जो कि उसके मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं वो उसके मेंबर कहलाएंगे। अब इसमें भी हमारा डिस्टिंक्शन होता है 3 तरीके से। पब्लिक कंपनी है तो क्या, प्राइवेट है तो क्या, और OPC है तो क्या। पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 सब्सक्राइबर्स चाहिए, प्राइवेट है तो कम से कम 2 चाहिए, OPC है तो 1 सब्सक्राइबर चाहिए, 1 मेंबर और 1 उसका नॉमिनी। तो हर वो पर्सन जो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब करता है उसे हम मेंबर मानेंगे। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मेंबरशिप लेना किसी कॉन्ट्रैक्ट की तरह है? ऑफ कोर्स है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसी सब्सक्रिप्शन को डीम्ड ये माना जाता है कि आप अग्री करते हो कंपनी के इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद उसके मेंबर बनने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपने सब्सक्रिप्शन कर दिया, अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो वो आपको उसके शेयर्स देगी और आप लायबल होंगे उसके शेयर्स का अमाउंट पे करने के लिए, बिकॉज आपने अग्री किया है। सो ऑल्दो आप भले टालते रहो कंपनी को, नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, लेकिन सपोज कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे जो पैसा चाहिए होगा तब आपसे मंगवा लिया जाएगा। तो इन एनी केस, क्योंकि आप मेंबर हो और आपने अग्री किया है कंपनी का मेंबर बनने के लिए उसके MOA को सब्सक्राइब करके, तो आप उस पैसे से, उस ऑब्लिगेशन से नहीं बच सकते। तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एक ऐसा पर्सन है जो कि अग्री कर रहा है राइटिंग में कंपनी का मेंबर बनने के लिए। तो पहली कैटेगरी हमारी ये है। दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो कि अग्री करते हैं इन राइटिंग। तो अग्री करते हैं इन राइटिंग मतलब एक तरीके का, आप मान लो डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट है,
अब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये किस तरीके से हो सकता है? अब इसके भी 2-3 तरीके हैं। पहला, आप मान लो कि कंपनी ने कोई पब्लिक इशू किया और उसमें आपको शेयर्स अलॉट हुए, तो आपने क्या किया? कंपनी ने ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया और उस एक्सेप्टेंस के कारण आपको पब्लिक इशू में वो शेयर्स अलॉट हो गए। तो जब कंपनी पब्लिक इशू ला रही है या कोई भी इशू ला रही है और उसमें आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने राइटिंग में अग्री किया है कंपनी का मेंबर बनने के लिए, और इसके लिए इस डेफिनेशन के पार्ट 2 के हिसाब से आप मेंबर कहलाते हैं। सो एक तरीका ये है। दूसरा है ट्रांसफर। तो जैसा कि आप जानते होंगे, कंपनीज एक्ट के अंदर ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। सपोज मैं एबीसी लिमिटेड की शेयर होल्डर थी, अब मैं उस कंपनी में वो शेयर्स और नहीं होल्ड करना चाहती हूँ, तो मैं उन शेयर्स को किसी और को बेच सकती हूँ, लेकिन कंपनी उसको तभी पहचानेगी जब उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आएगा। तो मेरा सिर्फ शेयर्स ट्रांसफर कर देना काफ़ी नहीं होता है। जब तक कंपनी को पता नहीं चलेगा कि मैंने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं, तब तक कंपनी के लिए उसकी मेंबर मैं ही रहूँगी, वो नहीं जिससे शेयर्स मिले हैं। सो मैंने उसको शेयर्स ट्रांसफ़र किए, हम दोनों ने ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट करी, कंपनी के पास उसको लॉन्च किया और कंपनी ने अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेरी जगह उस बायर का नाम डाल दिया। तो उस ट्रांसफ़र के ज़रिए आप अगर शेयर्स एक्वायर करते हो तो भी आप राइटिंग में अग्री कर रहे हो कंपनी के मेंबर बनने के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। और तीसरा है हमारा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए कोई अलग से डीड नहीं लगती है। ट्रांसमिशन मतलब सपोज कंपनी का कोई मेंबर है, उसकी डेथ हो गई, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर उसके शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक्वायर करता है, उसके पास जाते हैं, जिसके लिए वो कंपनी को कंसेंट दे रहा है, तो वो ट्रांसमिशन कहलाता है। उस ट्रांसमिशन को भी कंपनी रजिस्टर करती है और अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में पुराने मेंबर की जगह, डिजीज्ड मेंबर की जगह उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम डाल देती है। सो दैट इज ट्रांसमिशन। सो दूसरा तरीका ये अभी हमने समझा, अग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर। और तीसरा है हमारा डिपॉजिटरी के थ्रू अगर आप शेयर्स होल्ड करते हो और आप बेनिफिशियल ओनर हो शेयर्स के, तो डिपॉजिटरी आप लोग जानते होंगे, इंडिया में 2 तरीके के डिपॉजिटरी हैं, NSDL एंड CDSL। सो ये 2 डिपॉजिटरीज क्या करती हैं? ये फैसिलिटेट करती हैं इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ शेयर्स को। सो अगर आप फिजिकली शेयर्स नहीं होल्ड करना चाहते हैं, आप डीमैट फॉर्म में उसको करना चाहते हैं, तो आप एक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे और उसी से आप बाइंग सेलिंग कर पाएंगे। तो क्या होता है, अगर वो लोग जो कि डीमैट अकाउंट से शेयर्स होल्ड करते हैं, उनका नाम कभी भी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं आता है, पर शेयर्स तो उन्होंने खरीदे हैं, पैसा तो उन्होंने दिया है, तो क्या उन्हें मेंबर के सारे राइट्स नहीं मिलने चाहिए? ऑफ कोर्स मिलने चाहिए। उन्हें भी डिविडेंड मिलना चाहिए, उन्हें भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, उन्हें भी जनरल मीटिंग्स के नोटिसेस मिलना चाहिए। पर कैसे? अब सपोज हजारों शेयर होल्डर्स है, हजारों लोग हैं मार्केट में जो रोज ट्रेडिंग करते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, तो कंपनी कितनी बार अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को ऑल्टर करे, कितनी बार उसका नाम हटाए, दूसरे का डाले, फिर उसका डाले, फिर उसका हटाए। दिस इज वेरी कम्बरसम। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए या इसको और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इतने सारे शेयर होल्डर्स का नाम डालने के बजाय, जो कि रूटीन ट्रेडिंग करते रहते हैं थ्रू डीमैट अकाउंट्स, थ्रू डिपॉजिटरीज, हम क्यों ना सिर्फ एक डिपॉजिटरी का नाम दे दे। तो इस तरीके से क्या होता है, कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में सारे शेयर होल्डर्स का नाम डालने के बजाय सिर्फ उस डिपॉजिटरी का नाम डाल देती है और उसके आगे लिख देती है कि इस डिपॉजिटरी के पास कंपनी के इतने शेयर्स हैं। और एक्चुअल शेयर होल्डर्स के रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा? डिपॉजिटरी, बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑल द शेयर होल्डर्स हु ट्रेड वाया डीमैट अकाउंट्स। ठीक है। सो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर नाम जाता है डिपॉजिटरी का, लेकिन एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स। तो डिपॉजिटरी क्योंकि उसका नाम रजिस्टर्ड है तो दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड ओनर, और बाकी लोग जो कि एक्चुअली शेयर्स होल्ड करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनर।
सो ये 3 तरीके हैं मेंबर बनने के लिए। बट इन एनी केस मेंबर होने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दिखाई देना चाहिए। तो इसी से ये कंफ्यूजन उठता था कि डिपॉजिटरी से होल्ड करने वालों का नाम तो है ही नहीं रजिस्टर में, तो क्या उनको मेंबर नहीं बोलेंगे? तो ये डाउट हमने क्लियर कर दिया। सिर्फ सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए डिपॉजिटरी का नाम डाला गया है, असली ओनर्स बेनिफिशियल ओनर्स ही रहेंगे। सो इस तरीके से मेंबर हमारा डिफाइन होता है। तो अब तक हमने ये समझा कि मेंबर कौन होता है, शेयर होल्डर कौन होता है, पर अभी ये समझना बाकी है कि आखिर मेंबर बन कौन सकता है और शेयर होल्डर कौन बन सकता है। तो क्या कोई एग्जाम होती है या कोई दूसरा क्राइटेरिया होता है आपका शेयर होल्डर बनने का, या फिर सिर्फ पैसा मांगता है भाई, क्या है? उसे समझने के लिए अभी हम देखेंगे कि क्या है मेंबर या शेयर होल्डर बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले हम मेंबर की बात करते हैं। सिर्फ वो पर्सन जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है, सिर्फ वो ही मेंबर बन सकता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये बेसिक कंडीशन है कि क्योंकि हमने डेफिनेशन में समझा कि पहला वाला जो पार्ट था सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, वो भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था, डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा पार्ट अग्रीज इन राइटिंग, वो तो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट था ही। तो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आता है कि अगर आप कंपनी के मेंबर बनना चाहते हो तो पहले आपके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली कैपेसिटी तो होनी चाहिए, मतलब मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंडीशंस तो आपको सेटिस्फाई करनी ही पड़ेंगी। दूसरी बात, आप मेंबर सिर्फ तब कहलाओगे, आपके खुद के मानने से आप मेंबर नहीं हो जाते। आप मेंबर केवल तब कहलाएंगे जब कंपनी के खुद के ऑफिशियल स्टैट्यूटरी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर आपका नाम दिखाई देगा। अब चाहे उसमें आपका अकेले का नाम दिखाई दे, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हो तो आपकी डिपॉजिटरी का नाम दिखाई दे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपका नाम रजिस्टर में दिखना चाहिए। शेयर्स होल्ड करते हो, रजिस्टर में नाम नहीं है, सॉरी, आप मेंबर नहीं कहला सकते। मेंबर बनने के लिए 2 बेसिक कंडीशंस, पहला आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एलिजिबल हो, और दूसरा आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा होना चाहिए। तो इस बेसिस पे हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं। पहली बात, माइनर या फिर ल्यूनाटिक कैन नॉट बी ए मेंबर बिकॉज वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे शेयर्स अलॉट नहीं हो सकते। वो अपना डिसीजन लेके कंपनी की मेंबरशिप नहीं एक्वायर कर सकता, लेकिन अगर उसका लीगल गार्जियन शेयर्स एक्वायर करना चाहता है, खुद ऑब्लिगेशंस लेना चाहता है, पैसे वो ही देगा, पैसे माइनर से नहीं मांगेगा, लेकिन शेयर्स उसके नाम पे होल्ड करवाना चाहता है, तो माइनर को शेयर्स अगर अलॉट हो जाए विदाउट एनी ऑब्लिगेशन अपॉन हिम, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जब मेजर होगा तो अपने आप डिसाइड कर लेगा उसे क्या करना है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी बातें करते हैं इस बारे में। बट एज अ होल वो अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं ले सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट, ही कैन नॉट बी अ मेंबर। दूसरा, कंपनी क्योंकि एक लीगल पर्सन है तो इट हैज ऑल द एबिलिटीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम। सो मेंबरशिप भी अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड की मेंबर बनना चाहती है तो वो ऐसा बिल्कुल कर सकती है। तीसरा, पार्टनरशिप फर्म, हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म कोई लीगल एंटिटी नहीं है, उसको हमने इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है, तो इसके लिए एक पार्टनरशिप फर्म कभी भी अपने नाम पे शेयर्स नहीं होल्ड कर सकती है। अगर वो किसी कंपनी की शेयर्स होल्ड करना चाहती है, एक्वायर करना चाहती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर्स के नाम पे उसे कर सकती है, वो अपने नाम पे मेंबरशिप नहीं ले सकती। नेक्स्ट, एक इंसॉल्वेंट, अब इंसॉल्वेंट के लिए कोई दूसरा सेपरेट क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है, वो भी एक ऑर्डिनरी मेंबर है। अगर हाँ वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए तो येस, ही कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट उसे एडजज कर देती है एज एन इंसॉल्वेंट, तो उसके शेयर्स वेस्ट होंगे उसके ऑफिशियल रिसीवर के अंदर। सो इतनी सी बात है। तो जब तक वो एडजज नहीं हो जाता एज एन इंसॉल्वेंट, तब तक वो मेंबर रह सकता है, ठीक है। लेकिन कंक्लूसिव बात यही है कि चाहे आप किसी भी तरह से शेयर्स एक्वायर करो, सबसे इम्पोर्टेंट फंडा ये है कि आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दिखाई
देना चाहिए। तो ये थी मेंबर की बात। अब दूसरा पोर्शन है हमारा शेयर होल्डर का। तो शेयर होल्डर कौन बन सकता है? अगेन जैसे मेंबर के लिए कोई सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं थी, वैसे ही शेयर होल्डर के लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो हम मानते हैं कि हाँ आपके अंदर कंपिटेंसी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो सिर्फ वैसी ही बातें हैं, कोई सेपरेट कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका नहीं है, बट डीम्ड बेसिस पे हम ये मानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे भी फुलफिल होनी चाहिए। सो कोई भी पर्सन जो किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है उसे हम शेयर होल्डर बोलेंगे। A transferee of shares in respect of which transfer has not been registered is a shareholder. Suppose मैंने मेरे 100 शेयर्स आपको ट्रांसफ़र किए, लेकिन कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अभी भी मेरा ही नाम है, हमने अभी ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट नहीं करी है और कंपनी के पास लॉन्च नहीं करी है। तो जब तक कंपनी उस ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करेगी, ऑल दो शेयर्स आपके पास जा चुके हैं, मेरे पास नहीं है, पर फिर भी मेंबर मैं दिखाई दूंगी और आप कहलाओगे शेयर होल्डर। एक ऐसा माइनर जिससे शेयर्स अलॉट हुए हैं वो मेजॉरिटी अटेन करने पे डिसाइड कर सकता है कि उसको वो शेयर्स होल्ड करने हैं या नहीं करने। तो जैसा हमने मेंबर के अंदर पढ़ा था सेम बात यहाँ पर भी है। अगर कोई मेंबर था जिसकी डेथ हो जाती है, उसका लीगल हायर उन शेयर्स को एक्वायर करता है बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन, तो जब तक उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर के नाम पे कंपनी उस शेयर्स को रजिस्टर नहीं करती है और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं डलता है, तब तक वो सिर्फ शेयर होल्डर कहलाएगा, वो मेंबर नहीं कहलाएगा। मेंबर रहेगा ओरिजिनल डिजीज्ड मेंबर ही। सो इस तरीके से ये हमारा क्राइटेरिया था। अगर आपको ध्यान हो तो हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही कोको कोला वाली एग्जाम्पल की, डिज्नी की एग्जाम्पल की बात करी थी, जहाँ पे मैंने आपसे ये सवाल उठाया था कि क्या कोको कोला की बॉटल्स हमारे घर पे डिलीवर होंगी इसलिए क्योंकि हम कोको कोला कंपनी के मेंबर हैं? तो जवाब था नहीं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि क्यों नहीं कंपनी की बॉटल्स हमारे घर पे डिलीवर होती है। क्या फायदा है मेंबर होने का? क्यों हम मेंबरशिप लें, क्यों हम शेयर्स खरीदें, क्या रीजन है उसका? तो वो रीजन लाए करता है आपके लीगल राइट्स के अंदर। जब आप मेंबर बनते हैं कंपनी के तो आप उसके ओनर बन जाते हैं, कहीं ना कहीं आप उसकी ओनरशिप में एक हिस्सा अपना बना रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी आपके कहने के हिसाब से, अकेले आपके कहने के हिसाब से चलेगी। और भी शेयर होल्डर्स हैं, आप मीटिंग में आइए, अपने राइट्स एक्सरसाइज करिए, रेजोल्यूशन पास करवाइए तो होगा आपके लिए। लेकिन आपको इन पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक प्रिविलेज देना या कोई स्पेशल एडवांटेज देना कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं है। आप ओनर हो लेकिन कंपनी एक्ट करती है आपके जरिए नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए। तो इसलिए वो, क्योंकि कोको कोला की बॉटल्स आपको रिसीव करना आपका राइट नहीं है, वो आपकी लीगल राइट्स के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसके लिए मेंबर होने का वो फायदा तो नहीं है। तो फिर क्या फायदा है मेंबर होने का, या फिर क्या फायदा है एक शेयर होल्डर होने का? तो मोर और लेस शेयर होल्डर और मेंबर दोनों के राइट्स एक जैसे ही हैं। अगर आप मेंबर हैं तो आपको राइट है कि आप कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जनरल मीटिंग्स, उनका नोटिस आपको रिसीव हो, आप उसे अटेंड करें और वहां पे अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करें। अब क्योंकि नोटिस रिसीव करना आपका राइट है, तो अगर कंपनी आपको नोटिस नहीं देती है, किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को भी अगर वो नोटिस भेजना भूल जाती है, तो कंपनी पे पेनल्टी लग सकती है, बिकॉज दिस इज योर लीगल राइट। दूसरा, अगर आप चाहें तो एज अ मेंबर आप कंपनी के कोई भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स को, रिटर्न्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर जाके बिजनेस आवर्स के दौरान। उनके एक्सट्रैक्ट्स या कॉपीज ले सकते हैं। एक्सट्रैक्ट्स लेना चाहें, कॉपीज लेना चाहें तो जनरली एक्सट्रैक्ट्स के लिए कोई फीस नहीं होती, इंस्पेक्शन की भी फीस नहीं है मेंबर्स के लिए। लेकिन अगर आप उनकी कॉपीज लेना चाहते हैं तो कंपनी के आर्टिकल्स में जो भी मिनिमल फी प्रोवाइडेड होगी उतनी फी पे करके आप कंपनी के रजिस्टर्स वगैरह की, रिटर्न्स वगैरह की कॉपीज भी ले सकते हो। अब आप मेंबर हो, आपने कंपनी में रिस्क उठाया है उसके कैपिटल में इन्वेस्ट करके, उसके इक्विटी शेयर्स खरीद के, तो फिर आपको उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए।
तो रिटर्न के फॉर्म में मार्केट में आपके शेयर का जितनी भी वैल्यू अप्रिशिएट होती है वो पूरा आपका रिटर्न है। दूसरी बात, कंपनी जब जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस डिक्लेयर्ड डिविडेंड को रिसीव करना भी आपका राइट है। सो अगर आप नहीं रिसीव कर पाए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो चला जाएगा, आप वहाँ से क्लेम कर सकते हैं। वहाँ से भी नहीं क्लेम किया तो वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा, और वहाँ से भी चाहो तो आप क्लेम कर सकते हो। मतलब डिविडेंड रिसीव करने का आपको राइट रहेगा, लेकिन केवल तब जब वो डिक्लेयर हुआ हो, व्हेन डिक्लेयर्ड। अगला, आपके शेयर्स हैं, आप चाहो तो उसे आप किसी को भी बेचो, कहीं भी ट्रांसफर करो, तो ट्रांसफर करने का भी आपको राइट है। कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है और उसके असेट्स बिक रहे हैं, लाइबिलिटीज चुकाई जा रही हैं, तो लास्ट में जो भी सरप्लस बचता है, क्योंकि आपने कंपनी को पहले कैपिटल दी थी, वो रिडीम तो नहीं होती है, लेकिन जब वाइंडिंग अप के दौरान अगर कोई भी सरप्लस बचता है तो यू हैव द राइट टू क्लेम दैट सरप्लस, सो आप उसको रिसीव कर सकते हो। उसके अलावा जनरल मीटिंग के अंदर 4 ऑर्डिनरी बिजनेस आप परफॉर्म करते हो, जिसमें से 2 है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करवा के उन्हें अपॉइंट करने का भी राइट आपके पास होता है। अगर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है या मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनी का, तो आप ट्राइब्यूनल के पास जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है, 100 मेंबर्स, 1/10 मेंबर्स, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के केस में 1/5 मेंबर्स, जो भी क्राइटेरिया है, आप उस हिसाब से कलेक्टिव बेसिस पे एप्लीकेशन भी कर सकते हो किसी ट्राइब्यूनल को। उसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से स्पेशल नोटिस दे के जनरल मीटिंग भी बुलवा सकते हैं, या फिर आप अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिले कर रहे हैं, एजीएम नहीं बुलवा रहे हैं, तो आप अगेन कलेक्टिव बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, रिक्वेजिशन कर सकते हो ताकि जनरल मीटिंग बुलाई जाए। उसके अलावा आपके पास राइट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स अनेक्स होते हैं उनकी कॉपीज आपको रिसीव हो। अब एक बात ध्यान देने की है कि ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी आपको राइट्स हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपके राइट्स डिपेंड करेंगे उस कंपनी के ऊपर जिसके आप मेंबर हो। अब सपोज कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो क्या आपके पास राइट होगा उसके शेयर्स को ट्रांसफर करने का? ऑफ कोर्स नॉट। तो दीज राइट्स आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ कंपनी टू विच यू बिलोंग। सो वही नोट नीचे लिखा हुआ है। सो ये थे हमारे लीगल राइट्स। सो अब तक हमने ये देखा कि मेंबर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, मेंबर कैसे बन सकते हैं, शेयर होल्डर कैसे बन सकते हैं, आई मीन उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर हमने देखा कि अगर आप एक मेंबर हैं या आप एक शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी के, तो आपको कौन कौन से लीगल राइट्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम फाइनली आ जाते हैं उस चीज़ पर जिसके लिए ये वीडियो हमने इतना एक्सप्लेनेटरी बनाया। सो लास्ट हमारा टॉपिक है लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। तो अब तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है, आई एम क्वाइट श्योर कि आप सबको ये तो रियलाइज हो गया होगा कि ये दोनों कंसेप्ट सेम तो नहीं है। हाँ, कई जगह है जहाँ पे ये क्लैश होते हैं। लोग बोलते हैं कि एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर बट एवरी शेयर होल्डर इज नॉट अ मेंबर, या फिर वाइस वर्सा। तो इन चीज़ों पे कंफ्यूज होने के बजाय लेट्स बी वेरी क्लियर कि प्रैक्टिकली इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा ही अलग होंगे। एक मेंबर है वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक पर्सन सिर्फ शेयर होल्डर हो पर मेंबर ना हो। सो इस कंफ्यूजन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स ही आपके लिए इस टेबल में पुट अप किए हैं। सो अब हम उनको देखते हैं। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है डेफिनेशन के बेसिस पे। तो जैसा कि हमने देखा, मेंबर की डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन शेयर होल्डर की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो पहला डिफरेंस आपका हो गया डेफिनेशन के बेसिस पे। दूसरा, एक बेसिक फंडामेंटल जो हमने सीखा था वो ये था कि अगर आप मेंबर कहलाना चाहते हो तो ऐसा केवल तब हो सकता है जब आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दिखाई दे, चाहे आपका खुद का नाम या आपके बिहाफ पे डिपॉजिटरी का नाम। तो वो क्राइटेरिया है। लेकिन शेयर होल्डर होने के लिए आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होना जरूरी नहीं है। अब आप सिर्फ शेयर होल्डर हो, अभी आपके नाम पे ट्रांसफर रजिस्टर नहीं हुआ, या फिर ट्रांसमिशन आपके नाम पे रजिस्टर नहीं हुआ, या फिर आप एक माइनर हो जिसने सिर्फ शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, तो आप शेयर होल्डर कहलाओगे पर मेंबर नहीं,
क्योंकि शेयर होल्डर होने के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपका नाम होना ज़रूरी नहीं है। तीसरा डिफरेंस है मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट पे। सो जब हम बेसिक कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो कम से कम 7 लोग चाहिए, मैक्सिमम की उस पर कोई लिमिट नहीं थी। प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। ओपीसी इनकॉर्पोरेट करनी है तो कम से कम 1 मेंबर चाहिए और उसका एक नॉमिनी चाहिए, मैक्सिमम अगेन 1 ही है उसमें। तो मेंबर के लिए एक मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन शेयर होल्डर के लिए कहीं पे भी ऐसी कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। नेक्स्ट, आप किसी भी तरीके की कंपनी हो, पब्लिक, प्राइवेट, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, व्हाटएवर बी द टाइप एंड नेचर ऑफ योर कंपनी, आपके पास मेंबर्स ज़रूर होंगे, क्योंकि मेंबर के बिना तो कंपनी बन ही नहीं सकती, और बनेगी नहीं तो ऑपरेट करना तो डिफ़िकल्टी हो गया, इम्पॉसिबल है इनफैक्ट। तो किसी भी तरीके की कंपनी हो उसमें मेंबर्स तो ज़रूर होंगे, लेकिन हर कंपनी में शेयर होल्डर्स हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है विच इज़ लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो जब शेयर कैपिटल ही नहीं है तो शेयर होल्डर्स कहाँ से आएंगे? सो इस कारण से हमने कहा है कि हर कंपनी में मेंबर तो होंगे लेकिन शेयर होल्डर्स भी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, एक ऐसा पर्सन जो कि एमओए का सब्सक्राइबर है, जिसे हम डीम्ड मेंबर मानते हैं, वो हमेशा शेयर होल्डर होगा, क्योंकि सब्सक्राइबर को तो शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे और उनकी लाइबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। तो एक सब्सक्राइबर जो कि डीम्ड मेंबर बनता है वो शेयर होल्डर भी है, लेकिन हर शेयर होल्डर एमओए का सब्सक्राइबर नहीं होता। So every subscriber to memorandum is a shareholder or a member, but not every shareholder is a subscriber to memorandum. और लास्ट पॉइंट वही जो हम ट्रांसफ़र का इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, मैंने मेरे शेयर्स आपको ट्रांसफ़र किए, तो जब तक कंपनी उस ट्रांसफ़र को रजिस्टर नहीं करती तब तक कंपनी की मेंबर मैं ही रहूँगी, भले ही मैंने शेयर्स आपको दे दिए हों। तो उस पॉइंट इन टाइम पे आप कहलाओगे शेयर होल्डर और मैं कहलाऊंगी मेंबर, बिकॉज कंपनी अभी मुझे जानती है। लेकिन एज सून एज हमारी ट्रांसफ़र डीड कंपनी के पास लॉज हो जाती है, कंपनी उस ट्रांसफ़र को रजिस्टर कर लेती है, तो मेरी नाम की जगह उन शेयर्स के जगह पर वो अब आपका नाम डाल देगी। तो इन दैट केस ना तो मैं शेयर होल्डर बचूंगी ना तो मैं मेंबर बचूंगी, शेयर होल्डर भी आप होंगे और मेंबर भी आप होंगे। सो आई होप ये पूरा टॉपिक अब हम समराइज कर चुके हैं। सो एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट था, दोनों सिनोनिम्स लगते हैं वर्ड्स, लेकिन हमने ये समझा कि दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं एंड कई बार वो एक ही पर्सन भी हो सकते हैं। सो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नए वीडियोज़ हों आपको अपडेट मिलती रहे। सो विद दिस, a big thank you and bye bye. Take care.